नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। हम भारतीयों का इतिहास लूटे जाने का है। वक्त गुलामी काल का हो या आजाद भारत का, विदेशी बादशाह हो या ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर देसी जगत सेठ और स्वदेशी अंबानी व अदानी, सभी की सुर्खियां और किस्से एक निश्चित पैटर्न के हैं। सत्ता और सत्ता के जरिए हिंदुओं को लूटना। हिंदू इतिहास के सबसे बड़े जगत सेठ ने सत्ता से अपना क्रोनी एम्पायर बनाया। वह दुनिया का बैंकर कहलाया। उससे न केवल भारत के लोग ठगे गए, बल्कि उसकी भूख से भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ। अब देसी धन कुबेरों के जरिए चीन ने भारत को अपने पर आश्रित बना डाला है, तो स्वदेशी जगत सेठ आधुनिक पूंजीवाद में भी ठग माने जा रहे हैं। समय फिर बता रहा है कि हिंदुओं का कैसा नसीब है। इसलिए आज कॉलम का शीर्षक है, भारत की नियति में लुटेरे जगत सेठ, क्रोनी अमीर। हाँ, इन दिनों गौतम अदानी वैश्विक खरबपति के जिस तमंगे से जगत सेठ है, वैसे मुगल व अंग्रेज के संधि काल में भारत का एक जगत सेठ दुनिया के बैंकर का तमंगा लिए हुए था। संयोग है कि आज के गौतम अदानी और तब के जगत सेठ में कई साम्यताएं हैं। पहली बात, सचमुच में दोनों की पहचान दुनिया के खरबपति होने की है और दोनों स्थानकवासी जैन। दोनों के धंधे का मूल जौहरी काम, जगत सेठ के पुरखे रत्न डायमंड के व्यापारी थे, तो अदानी का धंधा भी डायमंड से शुरू हुआ बताते हैं। दोनों नजराना देकर दिल्ली हुकूमत सत्ता की कृपा से फले फूले, भले सत्ता किसी की रही हो। जगत सेठ जहां दरबार में रत्न भेंट करके हुंडी बैंकिंग हवाला लेन देन से कृपा पात्र बने, वहीं कांग्रेसी राज की मेहरबानी से अदानी को पहला पोर्ट मिला था। दोनों का धन वैभव प्रदेश के सूबेदारों से बनना शुरू हुआ। बंगाल के सूबेदार महमूद शाह से जगत सेठ, तो गुजरात में नरेंद्र मोदी के अदानी प्रिय। दोनों से भारत को नई सत्ता प्राप्त हुई। जगत सेठ से जहां लॉर्ड क्लाइव इज इंडिया था, वहीं अदानी से मोदी इज इंडिया। जगत सेठ से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत कब्जाने का मौका बना, वहीं अदानी के वक्त में आज भारत चीन पर आश्रित है। अंग्रेजों ने लिखा है कि जगत सेठ 18वीं सदी का बैंकर ऑफ द वर्ल्ड था। जगत सेठ की संपदा ब्रितानी आर्थिकी से ज्यादा थी। वहीं सन 2023 के गौतम अदानी भी दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े खरबपति का रिकॉर्ड लिए हुए हैं। कई देशों की आर्थिकी गौतम अदानी की संपदा के आगे बहुत मामूली है। जगत सेठ के बिजनेस का हब था पटना। तब यह शहर नदी व्यापार मार्ग के कारण बंगाल, बिहार व ओडिशा का सेंटर और मुहाना था। इसलिए यह संयोग भी गजब है जो अदानी का आरंभ भी एक व्यापारिक बंदरगाह मुंद्रा से प्रारंभ हुआ। जगत सेठ और गौतम अदानी दोनों के व्यक्तित्व की समान खूबी में मान सकते हैं कि वित्तीय चतुराई, बैंकिंग, शेयर बाजार पर मास्टरी के अलावा दोनों का राजनीतिक एंटीना बेमिसाल। जहां जगत सेठ ने बादशाह महमूद शाह के समय करेंसी कारोबार, बैंकिंग, हुंडी नेटवर्क में मोनोपोली बनाई और हर तरह का धंधा शुरू किया, वहीं अदानी भी बागात उपज के सेब, तेल से लेकर एयरपोर्ट तक का धंधा लिए हुए। जगत सेठ बादशाह व जमींदारों को नजराना देते थे, तो जरूरत पड़ने पर उन्हें उधार व कर्ज भी। उनके कंट्रोल में देश का विदेशी व्यापार व एक्सचेंज रेट थी। वे बादशाह को सलाह देते, उन्हें गाइड करते। पैसे की ताकत में जगत सेठ भारत की सत्ता उसके कोतवालों, मतलब थानों, ईडी, सीबीआई आदि पर उनका पूरा कंट्रोल रहा करता था। जगत सेठ अपने जलवे से तय कराते थे कि सत्ता में कौन रहेगा या कौन नहीं। वह सत्ता निर्धारक, नवाबों, मंत्रियों को रखवाने या उनकी छुट्टी का सूत्रधार था। उन दिनों बंगाल मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक पैसे वाला इलाका था, जैसे अभी गुजरात है। व्यापार और निर्यात का केंद्र भी था। स्वाभाविक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रेंच कंपनियां नवाबों से व्यापार धंधे की छूट के लिए जगत सेठ के जरिए भारत में अवसर तलाशती थी। कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने जगत सेठ से 1718 से लेकर 1730 के बीच में औसतन सालाना कोई 4 लाख रुपए उधार लिए। इससे दोनों पार्टियों में साझा समझ बनी। जगत सेठ को लगा कि धंधे में अंग्रेजों से ज्यादा
मुनाफेदार दूसरा कोई नहीं है। इस साझे में दोनों एक दूसरे से वैसे ही फायदा बूझने लगे जैसे आज चीन से धंधे के फायदे में क्रोनी भारतीय व्यापारी बूझते हैं और व्यापार कर रहे हैं। सन 1725 में बंगाल की गद्दी पर मुर्शिद कुली खान, शुजा खान, अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला की तख्तपोशी हुई। उस वक्त औरंगजेब के बाद दिल्ली में बादशाह मराठा दबदबे से लुंज-पुंज और लाचार थी, सूबों पर कंट्रोल नहीं रहा। जबकि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड क्लाइव जगत सेठ की नेटवर्किंग से वर्चस्व फैलाता हुआ था। जगत सेठ भी हवा में उड़ते हुए। सिराजुद्दौला कम उम्र का नौजवान था। वह जगत सेठ से अपमानजनक व्यवहार करता था, उसे धमकी देता था। इसकी जगत सेठ ने गांठ बांधी, लॉर्ड क्लाइव के साथ साजिश रची। नवाबी सेना के भीतर मीर जाफर को लालच देकर उससे उसने गद्दारी करवाई। जगत सेठ और मीर जाफर की अंग्रेजों की पिट्ठूगिरी का अंत नतीजा यह था जो सन 1757 में प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के 4000 सैनिकों के आगे सिराजुद्दौला की विशाल सेना भगदड़ में भाग खड़ी हुई। और वह दिन था अंग्रेजों की भारत गुलामी का आरंभ। दास्ता लंबी हो गई, गौतम अदानी छूट गए हैं, मगर ठीक भी है। आखिर अभी तो देश में यह सत्य कायम है कि गौतम अदानी इज इंडिया। वे खम ठोक अपने को भारत का पर्याय बतला रहे हैं, इसलिए उनकी कहानी अभी लंबी चलेगी। मैं, आप और भारत की मौजूदा पीढ़ी तथा नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार तो वक्ती उपस्थिति है, जबकि जगत सेठ हिंदुओं की वह नियति है जिसे फर्क नहीं पड़ता कि गद्दी पर महमूद बैठे या सिराजुद्दौला या लॉर्ड क्लाइव या भविष्य में कोई चाइनीज कठपुतली। सोचे भारत में इतिहास कैसे पुनरावृत होता है, कैसे रिपीट होता है। हिंदुओं की क्या यही नियति नहीं है? इसी के साथ अब यह एपिसोड यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.